हेलो एवरीवन, दिस इज़ सृष्टि चौहान एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग क्लास 10th में हैं तो आप बहुत सही वीडियो में आए हैं। आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 फ्रॉम बेसिक टू कॉन्सेप्चुअल जो आपके 10th में है वहाँ तक हम कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने 10th से पहले नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में पूरा चैप्टर 1 समझाऊंगी जिसमें आपके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं दैट इज़ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स आप लोगों ने अभी तक पढ़े हैं। प्राइम नंबर्स होते क्या हैं? सबसे पहले अगर प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। अब 2 फैक्टर्स का मीनिंग क्या हुआ? 2 फैक्टर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि फॉर एग्जाम्पल से ये चीज़ समझ लेते हैं प्राइम नंबर को कि प्राइम नंबर होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन 5। ओके, अब मुझे 5 को देखना है कि 5 के कितने 5 जो है किस किस नंबर के टेबल में आता है। 5 जो है किस किस नंबर के टेबल में आता है ये, और आई कैन से दैट 5 जो है किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब 1 है, 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड होता है तो दैट मीन्स 1 से 5 डिवाइड हो जाएगा। ओके, सेकेंड वी विल चेक बाय 2। क्या 2 से 5 डिवाइड होता है? नो, तो 2 इसका फैक्टर नहीं होगा। 3, क्या 3 से के टेबल में 5 आता है? नो, तो दैट मीन्स 3 भी 5 का फैक्टर नहीं होगा। सिमिलरली 4 अगर हम देखते हैं तो 4 भी 4 के टेबल में 5 नहीं आता है तो दैट मीन्स 4 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। तो कौन सा नंबर होगा? 5। तो यहाँ पर कितने फैक्टर्स हो गए हमारे 5 के? एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। तो दैट मीन्स 5 इज़ अ प्राइम नंबर। ओके, अब ये एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स यहाँ पर जो होंगे वो कौन कौन से होंगे? एक तो 1 होगा, ओके, एंड द नंबर इटसेल्फ। अब देखो इसका फैक्टर 1 आया एंड अदर फैक्टर कौन सा आया? वही नंबर सेम। अगेन अदर एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 11 के फैक्टर्स लेंगे। 11 के फैक्टर्स का मतलब क्या होगा? ऐसे नंबर्स लेंगे जिन के टेबल में या जिन से 11 जो है डिवाइड होगा। सो 1 वापस से आएगा कि 1 के टेबल में या 1 से हर एक नंबर डिवाइड होता है तो 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होगा ही होगा। सेम ऐसे ही सिमिलरली 11 और किसी के टेबल में नहीं आता है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 10 किसी भी टेबल में 10 नहीं आएगा या किसी भी नंबर से 11 डिवाइड नहीं होगा। सो अगेन सेकेंड फैक्टर्स इसका क्या होगा? 11। तो यहाँ पर भी 11 के कितने फैक्टर्स हो गए? 1 and 2। तो दिस इम्प्लाइज 11 इज़ अ प्राइम नंबर। ओके, देन कम टू द कंपोजिट नंबर। सबको समझ में आया होगा प्राइम नंबर क्या होते हैं? एग्जैक्टली जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं उसका जो अपोजिट होगा, मतलब जो नंबर्स बचेंगे, या फिर आप बोल सकते हो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो मोर देन जिनके 2 फैक्टर्स हो। अगर ऐसे नंबर्स हमारे पास है जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 12। अब 12 देखो, 12 किस किस नंबर के टेबल में आता है? 1। अगेन 1 मैंने आपको बोला है कि 1 जो है हर किसी नंबर के टेबल में 1 से जो है हर एक नंबर क्या होगा? डिवाइड होगा। ठीक है, 1 होगा। फिर क्या 2 से 12 डिवाइड हो सकता है? येस, तो 2 भी 12 का फैक्टर होगा। देन 3, क्या 3 से 12 डिवाइड हो सकता है? येस। 4 चेक करेंगे, 4 से भी डिवाइड होता है? येस। 5 से नहीं होगा। देन अगेन 6 से होगा। फिर किससे होगा? 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा। अब किससे होगा? ये अगेन होगा 12 से। ठीक है, तो यहाँ पर 12 के कितने फैक्टर्स हो गए? जिन टेबल में 12 आता था वो नंबर्स हमने लिख लिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पर कितने टोटल फैक्टर्स हो गए? 6 फैक्टर्स। दैट इज मोर देन 2 फैक्टर्स, जो कि क्या है? 2 फैक्टर्स से ज़्यादा हैं। तो दिस इम्प्लाइज 12 क्या हो गया? एक कंपोजिट नंबर हो गया। समझ में आ गया होगा डिफरेंस। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। एग्जैक्टली 2 मतलब ना तो 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, एग्जैक्टली 2। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? वो 1 एंड इटसेल्फ वो नंबर। ओके, देन कंपोजिट नंबर्स की बात करें तो वो क्या होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा ना 2 से कम होंगे तो वो कंपोजिट नंबर नहीं होगा। अब कौन सा नंबर ऐसा होगा? अब हम चेक कर लेते हैं 1 क्या है।
वन हमारा कैसा नंबर है। अब आप वन के फैक्टर्स बताओ कौन कौन से होंगे। अब मैंने आपको बताया कि वन से तो हर एक नंबर डिवाइड होगा, तो वन का फैक्टर भी वन होगा। बट क्या वन और किसी के टेबल में आएगा? क्या वन और किसी से डिवाइड होगा? नहीं। तो वन के कितने फैक्टर हैं? ओनली वन। तो क्या ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं। यहाँ पर एग्जैक्टली अगर टू फैक्टर्स होते हैं वन के, तो हम इसको वन को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। देन वन की बात करें, कंपोजिट नंबर क्या है? क्या मोर देन टू फैक्टर्स है? नो। तो दैट मीन्स वन तो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो हम क्या कह सकते हैं? वन इज, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वन इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि जो वन है ना ही तो वन जो है ना ही तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट होता है। ये स्टेटमेंट आप लोगों ने बहुत जगह देखी होगी, बट इसका रीज़न क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। क्योंकि वन के ना तो एग्जैक्टली टू फैक्टर्स मतलब प्राइम नंबर की कंडीशन भी फॉलो नहीं करता है और कंपोजिट नंबर की भी कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए वन ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। देन हम आते हैं को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? को प्राइम नंबर्स में ऐसे दो नंबर्स हमें लिखने हैं जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, सपोज़ कोई दो नंबर है x, y, तो इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र कितना हो? वन हो। अब ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वन कैसे आएगा? कौन से ऐसे नंबर्स होंगे जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र वन होगा? तो इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल में एक दो नंबर्स ले लेते हैं, लेट्स से 5 and 7, ओके। तो अब हमें चेक करना है, अब मैंने आपको क्या बोला है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, ओके। एक टर्म यूज़ की है दैट इज़ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र का मतलब क्या होगा कि आपको चेक करना है कि 5 और 7 क्या कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है कि जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। दोनों नंबर, कोई तो एक नंबर ऐसा होगा ना जिससे कि जिसके टेबल में या जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड होते हो, जैसे कि 1। अगर हम देखें यहाँ पर क्या होगा? 1 से 5 डिवाइड होगा, 1 से 7 भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पर एक कॉमन नंबर आया है, कॉमन डिवाइज़र आया है जिससे कि 5 और 7 दोनों डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो अगर 5 और 7 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 आ रहा है तो दैट मीन्स 5 and 7 क्या है? को प्राइम नंबर्स है। दैट मीन्स 5 and 7 आर को प्राइम नंबर्स, ओके। अब लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 3 and 9, okay. We have two numbers, that is 3 and 9, and we have to check whether they are co-prime numbers or not, okay. अब उसको चेक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे कि 3 and 9 co-prime numbers है या नहीं है? हम उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र फाइंड आउट करेंगे। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, अब आप बताइए कि 3 and 9 किसी एक कॉमन नंबर्स के टेबल में किस में आता है? किस में आएगा? 3 में आएगा, एग्जैक्टली कि 3 से 3 भी डिवाइड होगा एंड 3 से 9 भी डिवाइड होगा। क्या यहाँ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र 1 आ रहा है? क्योंकि हमारी जो को प्राइम नंबर की कंडीशन है वो क्या है कि जो अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र 1 आता है तो वो दो नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स होते हैं। बट यहाँ पर 3 and 9 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। तो दिस इम्प्लाइज वी कैन से 3 and 9 आर not co-prime number, are not co-prime number। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र 1 हो, मतलब कि वो दोनों नंबर सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हो, वो नंबर क्या होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए, उसके अलावा अदर नंबर नहीं होना चाहिए जिससे वो डिवाइड हो। एंड अनदर थिंग जो इसमें मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि को प्राइम नंबर्स क्या लिखा है? अगर को प्राइम नंबर है तो यहाँ पर प्राइम वर्ड्स देख के आप लोग ये मत समझिएगा कि को प्राइम नंबर हमेशा प्राइम नंबर्स ही होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेट्स टेक 4 and 9, लेट्स टेक 4 and 9, वी विल चेक इफ़ 4 and 9 आर को प्राइम और नॉट, ओके। अब 4 and 9, अब को प्राइम चेक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे? इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। अब आप बताइए 4 और 9 क्या 1 के अलावा कोई और ऐसा नंबर वहाँ पर है जिनके टेबल में दोनों आते हैं? नहीं। कितना आएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र? इसका मतलब 1 आएगा। और अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र 4 और 9 का 1 आ रहा है तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा? 4 and 9 आर को प्राइम नंबर।
ओके, बट क्या यहाँ पर जो 4 एंड 9 थे वो प्राइम नंबर्स थे? नहीं, 4 भी कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। एंड 9 भी कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। तो दैट मीन्स को प्राइम नंबर्स कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं। अंडरस्टूड? तो अभी आप लोगों को प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स आपको समझ में आए होंगे। अब हमारे पास जो चैप्टर 1 में फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट थ्योरम है, दैट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? अब इसमें आप देखो, ध्यान से रीड करिएगा स्टेटमेंट। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. Okay, हम वन बाय वन एक एक सेंटेंस रीड करेंगे, उसको मैं आपको समझाऊंगी। फर्स्ट क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर। अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ओके, तो हमें बताना है, हमें क्या बोला जा रहा है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्राइम मतलब प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। समझ में आई बात? अब क्या बोला जा रहा है कि एक कंपोजिट नंबर, लेट्स टेक एनी कंपोजिट नंबर, फॉर एग्जांपल 14। ठीक है, 14 एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 14 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे अगर हम देखें? 1, 2 एंड 7। क्या इसके अलावा होंगे? और 14। ओके, तो 1, 2, 7 एंड 14 आर द फैक्टर्स ऑफ 14, तो दिस इम्प्लाइज इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये समझ में आया? अभी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया भी था। तो अब हम क्या देख रहे हैं, हम क्या चेक कर रहे हैं कि जो ये 14 है, जो ये कंपोजिट नंबर है, इसका हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग 5th क्लास से करते हुए आ रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पर इसको डिवाइड करना है सबसे छोटे नंबर से। जैसे 2 से आपने डिवाइड करा, 2 7s are 14, देन 7 1s are 7। इससे आगे ये पॉसिबल नहीं है डिवाइड करना। तो दिस इम्प्लाइज हमने 14 के ऐसे फैक्टर्स कर दिए, या 14 को हमने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया या ऐसे टुकड़ों में तोड़ दिया कि उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 into 7। 14 को क्या मैं लिख सकती हूँ? 2 into 7। तो 2 और 7 यहाँ पर कैसे नंबर्स हैं? कैसे नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स। 2 and 7 आर प्राइम नंबर्स। तो मैं 14 को कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। समझ में आई बात? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में मैंने एक कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर दिया, एक प्राइम नंबर की फॉर्म में, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज कर दिया। ओके, तो ये क्या है? एक फंडामेंटल थ्योरम है। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है? एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये फैक्टराइजेशन हमने किया है, 14 इज़ इक्वल टू 2 into 7, ये फैक्टराइजेशन क्या है? यूनिक है। यूनिक का मतलब क्या हुआ कि 2 into 7 और किसी नंबर का फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। और किसी नंबर के अगर मैं फैक्टर्स करती हूँ या उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ तो वहाँ एग्जैक्टली 2 into 7 नहीं होगा। 2 into 7 फैक्टर्स जो है, प्राइम फैक्टराइजेशन जो है, सिर्फ और सिर्फ 14 का होगा। वहाँ पर हाँ ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर 2 into 7 हो, ये किसी और नंबर का फैक्टराइजेशन होगा। 2 into 7 into 7 होगा, मतलब 2 और 7 एग्जैक्टली जितने टाइम्स इस वाले फैक्टराइजेशन में आ रहे हैं, एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ टाइम्स किसी और अदर नंबर के फैक्टराइजेशन में नहीं आएंगे। समझ में आई बात? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फैक्टराइजेशन क्या है? यूनिक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। सिर्फ हमें ऑर्डर को छोड़कर, ऑर्डर छोड़कर मतलब 2 into 7 भी लिख सकती हूँ मैं इसको, और 7 into 2 भी लिख सकती हूँ। मतलब ये ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हैं कि 14 का फैक्टराइजेशन 2 into 7 भी है और 7 into 2 भी है। बट 2 into 7 और 7 into 2 यहाँ तो हमने ऑर्डर चेंज किया है, लेकिन इसके अलावा और कोई भी या इसके अलावा किसी भी नंबर का ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। समझ में आया सबको कि ऐसे हम, इसका मतलब फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि हम यहाँ पर हर एक कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं किसकी फॉर्म में? प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में। Okay, now the next concept is HCF and LCM by prime factorization method. Okay,
अब अभी तक आप लोगों ने जो HCF एंड LCM निकाला है वो आप दूसरे मेथड से करते थे, बट यहाँ पर आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से आप लोग HCF हमेशा से निकालते हैं। HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले फॉर एग्जांपल आई हैव टू फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 12 एंड 28, तो मैं क्या करूँगी, 12 एंड 28 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, दैट इज़ 2 into 6 12, 2 into 3 6 and 3 into 1 is 3. Okay, now we will do the prime factorization of 28. What क्या होगा पहले, 2 into 1 2, that means 14 times. Okay, then 2 7s are 14 and 7 1s are 7. Okay, now हमने क्या कर लिया यहाँ पर 12 and 28 के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लिए हैं। तो दैट मीन्स 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आए हैं, 2 into 2 into 3 एंड 28 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 into 2 into 7। ओके, अब हम समझते हैं, सपोज अभी हमें फर्स्ट क्या निकालना है, HCF फाइंड आउट करना है 12 एंड 28 का। ओके, तो HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो 12 एंड 28 हैं उसके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनमें जो कॉमन फैक्टर होंगे, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होंगे, वो क्या होगा, HCF होगा 12 और 28 का। ठीक है, या तो आप ऐसे फाइंड आउट कर देते कि इन दोनों में कॉमन नंबर्स क्या है। ठीक है, कॉमन क्या था, 2 into, एंड सेकेंड नंबर भी कॉमन क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 into 2 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 12 एंड 28 का। ओके, सेकेंड मेथड क्या है, आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर आप इस जो 2 into 2 into 3 है इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लीजिए। एक्सपोनेंट फॉर्म में मतलब 2 into 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 raised to the power 2 into 3, and you can write 2 into 2 again as 2 raised to the power 2 into 7। ओके, अब जब आप एक्सपोनेंट की फॉर्म में, पावर्स की फॉर्म में लिख लेंगे इनके 12 और 28 के प्राइम फैक्टर्स को, तो आप क्या करेंगे कि जो मिनिमम पावर होगी, जो मिनिमम पावर हो और कॉमन नंबर हो, ठीक है, देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, अब इन दोनों में जो मिनिमम नंबर है, मतलब कॉमन पावर जो है मिनिमम, वो हमें लिखनी है। तो यहाँ पर भी 2 की पावर 2 है, यहाँ पर भी 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, HCF में 2 की पावर 2 आएगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज HCF कितना आएगा, 4। अब आपको ये चीज़ LCM से समझ में आएगी, जो मैंने आपको ये पावर वाला कॉन्सेप्ट समझाया है। ओके, HCF की फुल फॉर्म क्या आती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM की फुल फॉर्म क्या होती है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होती है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मीन्स क्या होता है कि एक ऐसा कॉमन मल्टीपल, मतलब जो इन दोनों के टेबल में आता हो, इन दोनों का मल्टीपल हो, लेकिन वो सबसे छोटा नंबर। ठीक है, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड होता हो, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब उसके लिए आप क्या फाइंड आउट करेंगे, जो आपने ये एक्सपोनेंट में लिखे हैं, यहाँ पर देखो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, दोनों में सेम है, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे। अब आप देखेंगे 3 की पावर 1 है यहाँ पर, तो 3 की हाईएस्ट पावर दोनों में कौन सी है, 3 की पावर 1, तो आप 3 लिखेंगे, और 7 हाईएस्ट पावर कितनी है, 7 है। मतलब आपको ये लिखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या करना है, लोवेस्ट पावर लिखनी होती है, और LCM में आपको क्या करना होता है, ग्रेटेस्ट पावर लिखनी होती है, मतलब जो ज़्यादा पावर होगी वो आपको लिखनी है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 into 2 4 and 3 into 7 21, दैट मीन्स 84 विल बी इट्स LCM। ओके, अब हम एक और एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशंस लिखी है HCF एंड LCM की। क्या है, HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। मतलब कि जो HCF होगा वो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट किसका होगा, स्मॉलेस्ट पावर का जो कॉमन नंबर होगा, जो कॉमन प्राइम फैक्टर होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था, जैसे कि 12 है, 12 के प्राइम फैक्टर्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 raised to the power 2 into 3, एंड 36 है सपोज अनदर नंबर, तो इसके क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 raised to the power 2 एंड 3 raised to the power 2। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अगर मुझे इन दोनों नंबर्स के HCF एंड LCF बताने हैं, सबसे पहले मैं क्या बता रही हूँ, HCF ऑफ 12 एंड 36। तो अब HCF क्या होगा, हमने क्या बोला है, प्रोडक्ट होगा। किन नंबर्स का प्रोडक्ट होगा,
जो स्मॉलेस्ट पावर होगी कॉमन नंबर की, ध्यान रखना कॉमन नंबर की बात हो रही है। तो इन दोनों में सबसे पहले आप देखिए कॉमन क्या है, 2 ऑब्वियस है, दोनों में 2 है, एंड 3 भी क्या है, कॉमन नंबर है। तो जो कॉमन नंबर है आपको वो नंबर लिखना है और उसकी जो स्मॉलेस्ट पावर होगी, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर भी 2 की पावर 2 है, यहाँ पर क्या है, सेम पावर है, तो दैट मीन्स आप एक ही बार लिखेंगे 2 रेज़ टू दी पावर 2, ये एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 रेज़ टू दी पावर कितनी है, 1, और 3 रेज़ टू दी पावर 2, तो इन दोनों में कॉमन 3 है, लेकिन स्मॉलेस्ट पावर कितनी है 3 की, 1, तो हम इसके HCF में क्या लिखेंगे, 3 रेज़ टू दी पावर 1। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू दी पावर 2 इंटू 4 इंटू 3 इज इक्वल 12, दैट मीन्स 12 इज द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 36। ओके, देन LCM समझिए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट किसका है ये, यहाँ पर ग्रेटेस्ट पावर है, HCF में क्या था, स्मॉलेस्ट पावर, और LCM में क्या है, ग्रेटेस्ट पावर है ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स, मतलब जितने भी प्राइम फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं सबकी ग्रेटेस्ट पावर लिखनी है। तो 2 रेज़ टू दी पावर 2 है, यहाँ 2 है और 2 है, दोनों में सेम नंबर है, तो 2 की हाई ग्रेटेस्ट पावर देख लो कितनी है, 2 रेज़ टू दी पावर 2 इंटू यहाँ पर 3 की ग्रेटेस्ट पावर देख लीजिए कितनी है, 3 की पावर 2, तो LCM में क्या आएगा, पावर 2, 3 रेज़ टू दी पावर 2। अंडरस्टूड, मतलब क्या हुआ है कि आपको ध्यान रखना है HCF में स्मॉलेस्ट पावर एंड LCM में ग्रेटेस्ट पावर लिखनी है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2 इज 9, दिस इम्प्लाइज 36, दैट मीन्स 12 इज द HCF ऑफ 12 एंड 36 एंड LCM इज 36। अंडरस्टूड, ओके, नाउ एक क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं CBSE बोर्ड में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम, CBSE बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 6 रेज़ टू दी पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्या बोला गया है, आपके पास कोई एक नंबर है दैट इज 6 रेज़ टू दी पावर n, मतलब 6 की पावर 13, 16, 19, 25, 35, 48 कुछ भी हो सकती है। तो आपको बताना है कि किसी भी एक ऐसे नेचुरल नंबर के लिए, मतलब n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसके लिए जो ये नंबर आएगा, जो ये डिजिट आएगी, वो कभी किसी नंबर पर, मतलब जो एंड है होगी, जो ये डिजिट आएगी ओपन करने के बाद, कि क्या वो कभी 0 पर एंड होगी। 0 पर एंड होने का मतलब क्या बोला जा रहा है, सपोज 6 रेज़ टू दी पावर अगर मैं 1 लिखती हूँ तो कितना आएगा 6, 6 रेज़ टू दी पावर 2 लिखते हैं तो कितना आएगा 6 इंटू 6 दैट इज़ 36। अगर 6 रेज़ टू दी पावर 3 लिखते हैं तो कितना आएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना आएगा 216, एंड 6 रेज़ टू दी पावर 4, 6 को आप कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स, तो मे बी आई थिंक ये आएगा 1296। ओके, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप ऐसे ही करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर ऐसे देखें तो लास्ट डिजिट, जो अभी यही तो बोला जा रहा है कि आपको देखना है कि जो 6 की पावर n है वो उसकी लास्ट डिजिट जो है, क्या वो डिजिट 0 हो सकती है, क्या जो नंबर आएगा क्या वो 0 पर एंड होगा कभी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर लास्ट डिजिट 6 है, इस वाले में 6 रेज़ टू दी पावर 2 में भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। ऐसे तो आप देख पा रहे हैं कि जो 6 की पावर n है वो अगर हमने 4 तक देखा है तो सब में क्या हो रहा है, 6 पर ही एंड कर रही है, और वो आगे भी कहाँ एंड करेगी, 6 पर ही एंड करेगी। बट ये हमें यहाँ पर शो करना है। अब ये शो कैसे करेंगे हम कि 6 की पावर n जो है 6 पर एंड होगी, 0 पर कहीं कोई भी ऐसे डिजिट नहीं आएगी जो 0 पर एंड हो। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 6 रेज़ टू दी पावर n के फैक्टर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 6 रेज़ टू दी पावर n के फैक्टर्स। 6 रेज़ टू दी पावर n के फैक्टर्स को कैसे लिखेंगे, 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 3 होल पावर n, दैट मीन्स 2 रेज़ टू दी पावर n इंटू 3 रेज़ टू दी पावर n। अब यहाँ पर 6 की पावर n को के मैंने क्या कर लिया, फैक्टर्स लिख दिया, मतलब 6 की पावर n को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, 6 की पावर n का मैंने क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, आपको क्या कर देखना है कि क्या ये डिजिट 0 पर एंड होगी या नहीं। अब 0 पर कौन सी डिजिट एंड होगी, 0 पर कौन सी डिजिट एंड होगी, तो आप ध्यान से देखिएगा कि अगर किसी भी नंबर के,
अगर, ध्यान से सुनिए, किसी भी नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं अगर उसमें एटलीस्ट 2 और 5 अगर वहाँ पर है तो वो नंबर 0 से डेफिनेटली एंड होगा। ठीक है, क्या बोला गया है कि अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स में 2 एक बार और 5 एक बार एग्जिस्ट कर रहा है तो वो नंबर कंफर्म ही क्या करेगा, उस 0 पर एंड होगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि 0 मतलब अगर सपोज 10 है तो 10 को मिनिमम नंबर 10 है, तो इसको अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे 2 × 5 आएंगे। ठीक है, 2 और 5 जरूर आएगा इसके फैक्टर्स में। ऐसे ही अगर मैं 20 देखती हूँ तो यहाँ पर भी इसके जो फैक्टर्स आएंगे उसमें क्या होगा, 2 और 5 जरूर आएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा नंबर है 0 पर एंड कर रहा है तो उसके फैक्टर्स में एक बार 2 और एक बार 5 जरूर होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो जैसे 6n था तो आपको 6 के क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म करने हैं, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 और वहाँ चेक करना है कि क्या वहाँ एक बार 2 और एक बार 5 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब यहाँ पर आप देखिए 2 तो है बट क्या 5 है यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में? नहीं है। तो इसका मतलब अगर यहाँ 5 नहीं है तो दिस इम्प्लाइज 6 की पावर n जो है 0 पर एंड नहीं होगा। क्या लिखेंगे कि यहाँ पर 5 जो है इसके फैक्टराइजेशन में नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर 6 की पावर n एंड नहीं होगा किसी से, 0 से। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, सिंस ए नंबर दैट end with the digit 0, since a number that ends with the digit 0 is divisible by 2 and 5, is divisible by 2 and 5, so its prime factorization must contain 2 and 5। समझ में आई ये बात? क्या बोला गया है कि सिंस ए नंबर दैट एंड्स विद द डिजिट 0, कि अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है तो वो किससे डिवाइड होगा, 2 और 5 से डिवाइड होगा। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आना ही चाहिए। बट इन the prime factorization of 6 raised to the power n does not contain 5 as prime factor। प्राइम ओके, यहाँ पर जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है 6 की पावर n का, उसमें क्या है, 5 तो है ही नहीं एज ए प्राइम फैक्टर। तो इसका मतलब क्या होगा, हेंस 6 raised to the power n can never end, that means 6 raised to the power n can never end with the digit 0, with the digit 0 for any natural number। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 6 raised to the power n कभी भी 0 पर एंड नहीं करेगा। ओके, तो जो नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट होगा वो होगा रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर का। ओके, तो इस रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर वाले टॉपिक को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, उस वीडियो में मैं आपको रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेटली आता ही आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे आपके पास बेसिक हो चाहे आपके पास स्टैंडर्ड हो। ओके, ये क्वेश्चन आपके पास आएगा ही आएगा। प्रूफ करने के लिए एक नंबर को, मतलब इर्रेशनल नंबर दिया जाएगा आपको और आपको प्रूफ करना है, आपको शो करना होगा कि वो नंबर इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसीलिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियरली डिटेल में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे इर्रेशनल नंबर को शो करने के, इस टॉपिक से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो सारे मैं उस वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।